हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज काफी हम स्पेशल इंटरव्यू ले रहे हैं हमारी गेस्ट का, दीक्षा का। इन्हें अभी रिसेंटली जो सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था उसमें रैंक 1 हासिल की है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांबा। तो बात करते हैं हम दीक्षा से, देखते हैं इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही और कौन से हर्डल्स इन्होंने फेस किए एंड वो क्रॉस किए एंड रैंक 1 जो है वो ये लेके आई। तो हाय दीक्षा, वेलकम टू करंट क्रंच। Good afternoon, ma'am. Thank you for inviting me. हाय दीक्षा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपके सक्सेस पे। काफ़ी अच्छी बात है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। रैंक 1 लेके आए हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एंड ओवरऑल आपकी रैंक 6 थी। लेकिन बाद में जब रिवाइज हो गया रिजल्ट सोशोलॉजी के मार्क्स के बाद, उसके बाद आपकी रैंक 17 हो गई। ठीक है, तो थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए अपने बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका। First of all, thank you, ma'am. Then एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरी स्कूलिंग सांबा से ही हुई है। देन ग्रेजुएशन भी मैंने सांबा से कंप्लीट की है। देन उसके बाद मैंने पीजी की है इंग्लिश में। उसके बाद 2 इयर्स का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था 2021 में। और उसके बाद करते करते मेरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 1 वाला क्लियर हुआ था। देन उसकी लिस्ट क्रैप हो गई। देन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सेकंड का एग्जाम मैं किसी रीजन की वजह से नहीं क्रैक कर पाई। देन उसके बाद अभी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, तो ये मैंने क्रैक किया रैंक 6 से। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मोटिवेशन आपकी बिहाइंड दिस एग्जाम एंड क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके। कैसे आपको लगा कि इस छोटी एज में कि आपके लिए बेटर रहेगा कि फर्दर स्टडीज ना करते हुए पहले आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें और ऐसे करें कि आप वो एग्जाम क्रैक कर दें। मोटिवेशन ऑलवेज मुझे अपने पेरेंट्स से मिलती थी। देन माइंड में पहले से ही था कि इंडिपेंडेंट बनना है, खुद को प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। देन उसके बाद और आगे के जितने भी गोल्स थे उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी था। तो जिसके लिए मैंने ये पाथ चूज किया कि किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब ये एग्जाम क्लियर हो गया देन उसके बाद हायर एग्जाम्स के लिए मैं प्रेपरेशन कर सकती हूँ साइड बाय साइड। तो डेट्स वाई पहले मैंने ये सुपरवाइजर का एग्जाम चूज किया कि पहले इसको क्लियर करते हैं, देन उसके बाद मैं केएस के लिए या फिर नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर आपकी एज परमिट करती है तो हमेशा बेटर रहेगा कि अगर आप किसी एक एग्जाम से स्टार्ट कर लें, ताकि एटलीस्ट आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, आपको पता हो कि आप करियर वाइज एटलीस्ट किसी जगह पहुंचे हो। देन यू कैन ऑल्सो एस्पायर फॉर बिगर एग्जाम्स। एंड हमारे स्टूडेंट्स के साथ अब अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी रही है वो शेयर कर दें। जी, स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि शेड्यूल ऑलवेज शेड्यूल बना के पढ़ती थी। टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अगर मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो दिन में एटलीस्ट मैं 3 सब्जेक्ट क्लियर करती थी कि 3 सब्जेक्ट तो दिन में मिनिमम रिवाइज करने ही है। सबसे पहले सिलेबस अपना कवर कर लो। अगर आपके सिलेबस में लाइक एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक हैं तो उनको इतना शॉर्ट नोट्स बना लो आपने कि आप 10 पेजेस में उनको कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। एग्जाम के 1-2 घंटा पहले भी आप उनको रिवाइज करके जा सकते हो। देन उसके बाद एमसीक्यू के लिए आप जो भी टॉपिक आज पढ़ रहे हो, लाइक मॉर्निंग में आपने एक टॉपिक पढ़ा, 1 घंटा टॉपिक को दो। देन उसके बाद 1 घंटा उसकी एमसीक्यू करो। एमसीक्यू के लिए आप गूगल से हेल्प ले सकते हो। गूगल में टॉपिक का नाम सर्च किया, आपको बड़े सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। देन उसके बाद जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है एमसीक्यू में, तो उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो और उसको हाईलाइट करो। पॉइंट्स को हाईलाइट करो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप इजिली उन पॉइंट्स को रिवाइज कर सको जो भी आपके गलत होते थे। देन उसके बाद आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो 10 मिनिमम तो दे के जाना ही है। और मॉक टेस्ट आपको ओएमआर पे प्रैक्टिस करने हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तो वो तो ठीक है, आप कर रहे हो, बट एक्चुअल एग्जाम तो आपका ओएमआर पे होना है। तो इसलिए खुद को पहले ही प्रिपेयर कर लो ओएमआर शीट के लिए। देन और मॉक उसी टाइम पे देना है जो भी एग्जाम की एक्चुअल टाइमिंग होती है। इससे क्या होता है, आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहेगा और आपको एग्जाम हॉल में काफी हेल्प मिलेगी इन सारी चीजों से। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी बातें आपने कही। मैं भी अपनी स्टूडेंट से हमेशा ये बातें शेयर करती हूँ कि जब भी आपको मॉक टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली आप उसी टाइम पे करें जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला होता है, तो आपका ब्रेन उस टाइम के लिए ट्रेन होता रहता है। ठीक है, जो आपने रिवीजन की बात की उसके लिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज कर पाए।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी ये बात जो है समझ पाएँ एंड फॉलो कर पाएँ। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब आप थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का बताएँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वेरियस बैकग्राउंड्स के हैं, कई जॉब कर रहे हैं, कई मैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा दिक्कत रहती है सबके लिए। तो आपने कैसे ये सारा जो टाइम है मैनेज किया? जी मैम, मेरा फुली टाइम प्रिपरेशन को ही देती थी मैं। अगर मेरे सब्जेक्ट में 10 टॉपिक हैं, तो मैंने 10 दिन, अगर एग्ज़ाम को अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो मैं एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक पढ़ती थी। और ऐसे ही सेकंड सब्जेक्ट का भी सेम ऐसे ही करना, थर्ड सब्जेक्ट का भी ये ऐसे ही करना है। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में एक पढ़ना और एक सब्जेक्ट मैं रात को पढ़ती थी। और रात को भी सोने से पहले जो भी मैंने पढ़ा होता था, उसको रिवाइज़ करके सोती थी। आइस बंद करके जो भी मैंने पढ़ा होता था उनको माइंड में एक बार रिवाइज करना है। इससे क्या होता है, आपको चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। देन उसके बाद जो भी चीजें आप लर्न करते हो, पढ़ते हो, उनको ट्रिक्स के थ्रू याद करो, स्टोरीज बना के याद करो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में वो चीजें आपको फायदा देंगी। देन एग्जाम हॉल में भी आपको वो चीजें स्ट्राइक करती हैं कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, ये ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक बनाई थी। तो काफी ईजी रहता है आपको चीजें याद करना। हाँ, ट्रिक से काफ़ी हेल्प होती है एंड काफ़ी अच्छी जी बातें आप मैम। बोल रहे हो स्टूडेंट्स को। ये इफ़ेक्टिव एंड साइंटिफिक सारी चीज़ें हैं, जो मैं भी अपने लेक्चर्स में इनको बताती रहती हूँ कि कैसे करके आपको जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें रिविज़न के साथ अपडेटेड रहना है। लाइक आप उस जगह जाके रिवाइज़ करो जहाँ पे आपकी बुक्स नहीं हो। रिकॉल करने की कोशिश करो जब आप कोई और काम कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सोने वाले हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, तब चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करो। जो वैसे रिकॉल किया हुआ होगा, वो फिर आप लाइफ़ लॉन्ग नहीं भूलोगे। ठीक है? एंड आपने मॉक टेस्ट भी किए होंगे, पीवाईक्यूज़ भी किए होंगे। तो क्या तरीका होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, या पीवाईक्यू ज़्यादा क्या बेनिफिशियल रहता है इसमें? जी मैम, मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से आपको पहले मॉक टेस्ट लेने पड़ेंगे। देन मॉक टेस्ट को ओएमआर पे ही प्रैक्टिस करना है, वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इससे आपको ओएमआर में कैसे फिल करने हैं, वो आपको पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और सेम उसी टाइम पे मॉक देना है जो एग्ज़ाम का एक्चुअल टाइम रहता है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद सेल्फ एनालाइज़ काफ़ी ज़रूरी होता है कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे अच्छी नहीं जा रही है, जिसकी वज़ह से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। डिप्रेस्ड नहीं होना, सैड नहीं होना, बल्कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि अच्छी बात है, ये पॉइंट्स मैंने पहले ही देख लिए। देन उसके बाद उन जो भी आपकी मिस्टेक्स है मॉक में, उसके ऊपर वर्क करो, उनके ऊपर और स्टडी करो। देन उन टॉपिक्स को जो भी आपके मॉक में गलत है, उन टॉपिक के बारे में और थॉरोली स्टडी करो। उसके बाद और रिवीजन करो, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आप क्या होते जाओगे, अपनी प्रेपरेशन में काफ़ी अच्छा करते जाओगे। और एक भी दिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रोज़ पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और जी। अगले दिन आप बुक्स ही नहीं खोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करोगे। एंड मॉक्स का इन्होंने आपको बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि मॉक्स, यू डोंट हैव टू अपीयर इन मॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि आप दे रहे हो, अपना ईगो सैटिस्फाई कर रहे हो कि मैं 5-5 मॉक्स एक दिन में देता हूँ। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मॉक्स। आपको देखना है, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है या वो फैक्चुअल मिस्टेक है? अगर वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तो आपको रिविज़िट करने हैं कॉन्सेप्ट्स, एंड अगर फैक्चुअल मिस्टेक है, तो आपको रिविज़न अपना इंक्रीज़ करना है। यही होता है मॉक्स का। मॉक आपको प्रिपेयर करता है मेंस के लिए, मॉक सिर्फ आपको अटेम्प्ट करके छोड़ने नहीं है। तो काफ़ी अच्छी बात आपने कही। बाकी अ, हमें पता है एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है, सब लोग काफ़ी स्ट्रेस होते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है। तो ये सारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो आपने कैसे किया था, वो हमारे स्टूडेंट्स को बताएँ? स्ट्रेस तो तब होगा जब आपका माइंड एम्प्टी होगा। आप हर घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ाई में बिजी हो, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस सिर्फ इस बात का रहता है कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, बस ये मेन स्ट्रेस होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप वॉक कर सकते हो, देन योगा कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो। और जो चीजें आपको पसंद है, थोड़ी देर के लिए दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के वो सारी चीजें कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश फील करेगा। जब आपका माइंड फ्रेश फील कर रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी अवॉइड हो जाएगा। देन उसके बाद रोज़ डेली खुद को बोलना है कि मैं कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपके माइंड माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएँगे। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतने अच्छे वे से आप स्टडी कर पाओगे, अपने टाइम को अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर पाओगे। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन या रिलीजियस चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ आपको रिलीजियस लोग नहीं बोलते, साइंटिस्ट भी बोलते हैं
काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज आप कर सकते हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपनी रिलीजन का जो भी फेथ आपको जो अलाउ करता है वो चीज करें। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी हद तक कंट्रोल रहता है। एंड इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है ये काफी डिमांडिंग प्रिपरेशन है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस एग्जाम की डिमांड ही यही है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी ज्यादा मिनिमल हो। एंड अपने रिविजन स्ट्रैटेजी थोड़ा शेयर करें कि कैसे करके आप रिवाइज करते थे अपने सारे नोट्स वगैरह। रिवीजन के लिए मैं पूरा एक वीक का शेड्यूल बना लेती थी। पूरा मैं टाइम टेबल तक नोट करती थी किस टाइम में मैंने कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। तो मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट मिनिमम रिवाइज करती थी, और टॉपिक का नाम लिख लेती थी कि कल मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके नोट्स भी रात को ही निकाल के रख देती थी। और एट द एंड ऑफ डे जब मेरी वो वाले सारे टॉपिक कवर हो जाते थे तो मैं उसको कट कर देती थी। इससे क्या होता है, कट करने से आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आज मैंने कुछ रिवाइज किया है, कुछ पढ़ा है। देन रात को सेम जो भी रिवीजन किया उनके उनके एमसीक्यू कर लेने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। जब आपके एमसीक्यू ठीक होते हैं तो आपका और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एटलीस्ट आज मैंने कुछ तो गेन किया। देन सेम डे नेक्स्ट डे भी ऐसे ही करना। तो अपने जो भी एग्जाम कैलेंडर है, जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले 1-2 मंथ पहले ही आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो और मॉक देना शुरू कर दो। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बस खुद पे ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप केस प्रिपेयर कर रहे हैं, जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी ये बातें आपको बता रही हैं ये अप्लाई हर एग्जाम के लिए होती हैं। सेम तरीका रिवीजन का है, मॉक्स का है, पीवाईक्यूज का। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉलो आपको मेथड सेम करना है, बस आपके रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं। एंड ये कभी नहीं सोचना चलो ये तो एसएसबी का एग्जाम ही है या ये तो केएस है, आईएएस थोड़ी है। मेहनत आपको अब इक्वल लेवल की करनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर थॉरली प्रिपेयर्ड। आप वीडियो में जैसे स्टूडेंट को देख रहे हैं, दीक्षा को, शी इज वेरी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड है, इनको पता है कि व्हाट शी हैज टू अचीव। आई एम 100% श्योर ये कल को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, शी विल अगेन ब्रिंग लॉरल्स टू हर फैमिली एंड टू हर सेल्फ। क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस है, फोकस है, वो काफी हाई लेवल का है। ठीक है, तो आपको जिन स्टूडेंट्स के साथ compete करना है वो ये स्टूडेंट्स हैं। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को ना देखें कि ये तो स्टेट की बॉडी है या सेंटर की बॉडी है, आप अपने कंपटीशन को देखें। आपका जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल बनता जा रहा है, तो आपको खुद को भी इंक्रीज करते रहना होगा। एंड थोड़ा एग्जाम में आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या इनको पहले सारा पेपर पढ़ना चाहिए या पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, थोड़ा ये टिप्स आप बताएं स्टूडेंट्स। जी मैम, पहले तो आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। और ये माइंडसेट लेके जाना है कि खुद को बार बार यही बोला है कि एग्जाम मुझे सारा आता है, मैं सब करके गई हूँ, जो मैंने सब पढ़ा है। देन जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था तो मैंने फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस देखे थे, मुझे नहीं आते थे, 3-4 क्वेश्चंस मुझे आते ही नहीं थे। तो मैं पैनिक नहीं हुई, मैंने क्या किया, लास्ट से क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू किया। और जो इजी क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले कर लिए। देन उसके बाद जो नहीं आते थे मुझे, उसको मैंने एंड के लिए रखा। और लास्ट में मैंने अपना माइंड वगैरह यूज करके वो क्वेश्चन भी थोड़े सॉल्व किए। और जो मुझे फर्स्ट पेज के 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते थे, उसको भी मैंने गरा के, जब मैंने ओएमआर अपनी मैच की आंसर की के साथ, तो उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन मेरा ठीक था। तो ये किस वजह से ठीक हुआ कि मैं पैनिक नहीं हुई। एग्जाम हॉल में सबसे यही मेन चीज होती है कि आपको वहां पे स्ट्रेस नहीं लेना कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। बस आराम से बैठना है, कामली बैठना है, और बस यही सोचना है कि मुझे आता है, मैं सारा करके जाऊंगी। इससे क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, जिसकी वजह से आप अच्छा करके आओगे। बिल्कुल सही। एंड जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जल्दी से उसमें कोई भी गेस करके उसका ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जब आगे आगे पहुंचोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कभी आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिससे आपका पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, या आपका पिछला क्वेश्चन जो होता है वो उससे इंटर रिलेटेड होता है, चाहे वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से हो या किसी स्टेटमेंट से हो। तो इसलिए जल्दी में नहीं करना है, जो आपको पहले आते हैं वो सॉल्व कर लिए, फिर आराम से कूल माइंडेड रह के आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। एंड लास्ट में जैसे कि आप हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं यूट्यूब पे, तो थोड़ा करंट क्रंच के बारे में बताएं कि हाउ इट हेल्प या इट बेनिफिटेड यू इन दिस एग्जाम। क्रंच क्रंच मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है।
जितनी भी सोशियोलॉजी थी, इस एग्जाम में सोशियोलॉजी थी, तो जितनी भी सोशियोलॉजी मैंने पढ़ी है वो करंट करंट से पढ़ी थी। शुरू से मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लाइक मैं मेडिकल बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, तो सोशियोलॉजी मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट था। तो मैंने बार बार रिपीट मोड पे आपकी वीडियोस देखी, देन उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपके मैराथन देखे, देन उनको बार बार रिवाइज करती रही। आपने हमें बड़ी अच्छी ट्रिक्स भी दी थी लर्न करने के लिए, तो जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। जब भी मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आता था, मैं दोबारा से आपकी वीडियो ऑन करती थी और उसको दोबारा से अपने नोट्स रिवाइज करना, तो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। चलिए, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर और ये इंटरव्यू के लिए। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको कुछ हेल्प हुई हो इस चीज से। तो आप देख रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, फोकस देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन देख रहे हैं, इसका यही चीजें आपको चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको करंट क्रंच के किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं, या पर्सनली मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं, वो सारा आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। So till the time you get a new video, bye bye. Take care. Have a great day. Okay, Diksha. Thank you. Thank you for coming. मैम।